नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। सबसे पहले बात करते हैं नोएडा में साइको राइडर गिरफ्तार। पुलिस की गिरफ्त में आरोपी मन्नान लड़कियों से करता था छेड़छाड़। टारगेट पर थी दिल्ली जाने वाली लड़कियां। फेज 1 थाना इलाके से गिरफ्तारी हुई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की है। साइको राइडर जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है और आपको बताते चले कि टारगेट पर दिल्ली जाने वाली लड़कियां थी। फेज 1 थाना इलाके से पुलिस ने ये गिरफ्तारी की है। तो साइको राइडर जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और आने जाने वाली लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करता था, उन्हें परेशान करता था, लेकिन अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फेज 1 थाना इलाके से ये गिरफ्तारी हुई है। तस्वीर भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस की गिरफ्त में ये साइको राइडर। कानपुर में दावत इस्लामी का उदयपुर से कनेक्शन मिलने के बाद लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। दावत इस्लामी संगठन का ताल्लुक पाकिस्तान से है। कानपुर के डिप्टी पड़ाव में मस्जिद में दावत इस्लामी का दफ्तर बना हुआ है, जहां लाइब्रेरी बनी हुई है और इस लाइब्रेरी में किताबों के जरिए कट्टरता फैलाने का आरोप लगा है। यहां मौजूद एक किताब फैजान ए सुन्नत, जिसमें मुल्क में बंटवारे के वक्त की वाकया बयां है, जिसमें बताया गया है कि कैसे मुसलमानों पर जुल्म किया। सूफी खानकाह के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौसर जहां मजीदी ने आरोप लगाया है कि कहना है कि दावत इस्लामी की पुस्तकों पर और उनकी बातों का प्रसार केवल इस्लामिक कट्टरता और लोगों को इस्लाम की तरफ आकर्षित करने के लिए होता है और इस संगठन के लोग दूसरे धर्म के लोगों को इस्लाम में शामिल करने का प्रचार प्रसार करने के साथ ही उनका ब्रेन वॉश भी करते हैं। कानपुर में एक बड़ा ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां कथित रूप से एक पाकिस्तानी शख्स पिछले 30 साल से भारतीय नागरिक बनकर रह रहा था। आरोप है कि आलमचंद्र इसरानी मूलतः पाकिस्तान का नागरिक है। वो लंबी अवधि का वीजा लेकर भारत आया और यहां जाली आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड आदि बनाकर भारतीय नागरिक के रूप में कानपुर स्थित बर्रा में रहने लगा। इस दौरान वो सरकारी सुविधाओं का भी पूरा लाभ लेता रहा। हद तो तब हो गई, इस दौरान उसके एक बेटे ने भारतीय एयरफोर्स में नौकरी हासिल कर ली तो दूसरा सरकारी मुलाजिम बन गया। ये मामला तब सामने आया जब पेशे से वकील ने तीनों के खिलाफ जूही थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। ये मामला ये है कि ये पाकिस्तानी नागरिक, इसने बिना भारतीय नागरिकता को प्राप्त किए हुए तमाम भारतीय दस्तावेज, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता, बिजली बिल कनेक्शन, सब से दस्तावेज जालसाजी करते हुए बनवा लिए और इसने इन दस्तावेजों का दुरुपयोग किया यहाँ भारतीयों की सुविधाओं को हड़पने के लिए। इन्हीं जालसाजी से प्राप्त दस्तावेजों से के माध्यम से इसने एक वाद डाला सीमा न्यायालय कानपुर नगर में अपने मकान मालिक के खिलाफ, जो कहता है, और उसने इसमें एक्स पार्टी ऑर्डर प्राप्त कर लिया कि अपने भारतीय नागरिक बताते हुए। ये पूरी एक जालसाजी कहानी है और इसमें एक विस्तृत जांच की जरूरत है। मेरठ में इंटरनेशनल ड्रग्स माफिया तस्लीम के काले साम्राज्य पर एक बार फिर खाकी कहर बनकर टूटी है। पुलिस ने तस्लीम को 2 करोड़ की संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई की है और ये कार्रवाई थाना रेलवे रोड इलाके में की गई है। इससे पहले भी इस तस्लीम की 2 बार प्रॉपर्टी सीज की जा चुकी है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में नशे का धंधा ऑपरेट करने वाले तस्लीम की अब तक 4.5 प्रॉपर्टी को पुलिस ने कुर्क कर लिया है। तस्लीम पिछले 2 दशकों से पश्चिम उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में नशे का सिंडिकेट चला रहा था। ये 3 दुकानें आज 14 के अंदर करी जा रही हैं कुर्क, जिनकी वर्तमान में जो कीमत है 2 करोड़ से भी ज़्यादा है। और भी हम चिन्हित कर रहे हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो उनके नाम पे है, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। कितने मुकदमे तस्लीम पर हैं और अब तक कितने करोड़ की इसकी संपत्ति कुर्क की जा चुकी है? अब तक 4.5 करोड़ से भी ज़्यादा की जो प्रॉपर्टी हम सीज कर चुके हैं और अलग अलग थानों में 50 से भी ज़्यादा उन पर मुकदमे पंजीकृत। इसका कुख्यात ड्रग तस्कर जिसके ऊपर आज भी पुलिस कार्रवाई करने के मूड में, आप देख सकते हैं तस्लीम की प्रॉपर्टी पर पुलिस एक्शन ले रही है, इसको कुर्क कर रही है। 2 करोड़ की संपत्ति आज पुलिस इसको कुर्क कर रही है। मैं आपको बता दूं कि तस्लीम अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्कर है, जिस पर 53 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है और कई बार अंतर्राष्ट्रीय यात्रा वो कर चुका है। पुलिस पहले ही खंगाल रही थी कि कहां कहां उसके कनेक्शन है, विदेशों में कहां कहां तस्लीम के कनेक्शन है, और आज एक बार फिर कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ से वो अपना सिंडिकेट चलाता था और
गांजा, अफीम, चरस, तमाम तरह के नशे के सौदागर तस्लीम और उसकी फैमिली थी। जैसे जैसे तस्लीम की संपत्तियां पुलिस के सामने आ रही हैं, उसी तरीके से कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तस्लीम तो सलाखों के पीछे है, लेकिन उसकी पत्नी और बेटा इस काले कारोबार को ऑपरेट कर रहे थे। पिछले 2 दशकों से पश्चिम उत्तर प्रदेश में तस्लीम का एक काला कारोबार फैला है। मेरठ, बागपत, बुलंदशहर और तमाम पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिलों में इस तरह की ड्रग्स को सप्लाई किया जाता था, जिसके बाद अब पुलिस एक्शन मोड में है। योगी सरकार 2.0 में ड्रग्स माफिया पर सख्त एक्शन किया जा रहा है। कैमरामैन शिव सुदन के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल। सीतापुर में भूमाफियाओं पर कार्रवाई जारी है और इसी कड़ी में डीएम के निर्देश पर प्रशासन और पुलिस ने माफिया अतीक अहमद के गुर्ग मुजीब अहमद की 3.25 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। प्रशासन अब मुजीब अहमद का 1 अरब से ज्यादा की जो संपत्ति उसे भी जब्त कर चुका है और ये संपत्ति अपराध से अर्जित की थी। उसने पत्नी और नौकर के नाम पर कर रखी थी ये प्रॉपर्टी। फिलहाल प्रशासन मुजीब की दूसरी संपत्तियों का ब्यौरा जुटा रही है और जल्द ही उसे भी कुर्क किया जाएगा। देखिए, जनपद सीतापुर के चिन्हित भूमाफिया पेशेवर अपराधी मुजीब अहमद, जिसके विरुद्ध पूर्व में कई अभियोग पंजीकृत हैं, इसमें गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई भी शामिल है कि आज ग्राम रायपुर, थाना रामकोट क्षेत्र अंतर्गत और शहर क्षेत्र में अचल संपत्तियां धारा 14 एक गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत जब्त की जा रही हैं। सीतापुर के अंदर माफियाओं के ऊपर योगी का हंटर लगातार जारी है। आज यहां पर पुलिस के द्वारा जो है मुजीब अहमद माफिया की जो संपत्ति को कुर्क किया गया है, यह संपत्ति 3.25 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। मुजीब अहमद के ऊपर लगातार पुलिस का चाबुक चल रहा है। हम इस वक्त खड़े हुए हैं जो मुजीब अहमद के जो द्वारा जो जमीन ली गई थी वो अपनी पत्नी के नाम ली गई थी। ऐसे ही लगातार संपत्तियों पर पुलिस की जो है जब्ती करना जारी है। हमारे साथ में सीओ सिटी हैं पीयूष कुमार सिंह, हम उनसे बात करेंगे जो आज कुख्यात माफिया मुजीब अहमद की जो संपत्ति कुर्क की गई है वो संपत्ति कितने की है। सर, जो आज मुजीब अहमद की जो संपत्ति कुर्क की गई है वो कितने करोड़ की है सर? आज मुजीब की कुल 3 संपत्तियों को कुर्क किया जा रहा है, जिसमें एक प्लॉट शामिल है, इसके अलावा एक मकान और एक दुकान शामिल है, जिसकी कुल मार्केट वैल्यू लगभग 3.25 करोड़ से 3.5 करोड़ रुपए के बीच में आती जा रही है। सर, अभी तक का जो है मुजीब की जो संपत्तियां कुर्क की गई हैं वो कितने करोड़ की संपत्तियां जब्त की जाती हैं? देखिए, पिछले 1 वर्ष में मुजीब की लगभग 100 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति हम लोग अलग अलग स्थानों पर जब्त कर चुके हैं। सहारनपुर से बड़ी खबर मिल रही है। सहारनपुर में तालाब की जमीन कब्जा मुक्त कराई गई है। सीएम योगी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। ग्रामीणों ने सीएम योगी से शिकायत की थी। देवबंद की रड़खंडी गांव का यह मामला बताया जा रहा है। तो तालाब की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। सहारनपुर में ये तालाब जिसको कब्जा मुक्त कराया गया है, सीएम योगी के निर्देश पर यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। तस्वीर भी आप उस वक्त की देख रहे हैं जब ग्रामीणों ने सीएम योगी से शिकायत की थी। रणखंडी में एक तालाब पे जो है अवैध कब्जे की शिकायत थी। उसमें नियमानुसार जो है धारा 67 में मुकदमा दर्ज किया गया। तहसीलदार द्वारा उसमें आदेश पारित किया गया है और उसी के क्रम में वहाँ आज अवैध कब्जा हटवाया जा रहा है। कानपुर में हुए बिगरू कांड के 2 साल पूरे हो चुके हैं और इस मामले में जो भी आरोप है उन पर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस ने इस मामले में 80 एफआईआर भी दर्ज की थी, जिसमें 62 आरोप पत्र दाखिल कर दिए गए हैं और 66 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। 54 लोग फिलहाल जेल में हैं और इसके अलावा 14 के तहत विकास दुबे, जयकांत वाजपेयी और विष्णुपाल की 70 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को जब्त किया गया है। वहीं गैंगस्टर एक्ट के तहत भी एक्शन लिया गया है। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली के सेहुआ गांव में पुरानी रंजिश में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है, जिसमें एक पक्ष ने लाठी डंडे और कुल्हाड़ी से लैस होकर एक दूसरे पर हमला बोल दिया है। खूनी संघर्ष में एक व्यक्ति मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है और पीड़ित परिवार की शिकायत पर मामला दर्ज करके 2 आरोपियों को भी अरेस्ट कर लिया है। साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं पीड़ित परिवार ने इस मामले में पुलिस पर लापरवाही का भी आरोप लगाया है। मामला सर ये था कि पानी बरसा हुआ था और मोटरसाइकिल से बच्चा के दामाद आ रहे थे और स्लिप करा तो हम लोग बोले कि भैया एक लोग उतर जाइए, आराम से एक लोग चले जाइए, नहीं स्लिप करेगा तो किसी को चोट लग सकता है, आपको भी चाहे किसी को भी।
तो वो घर पहुँचे तो बच्चा से कहे तो बच्चा आ करके वो गाड़ी देने लगे कि किसका चोट लग गया, किसको जो है कि वो टूट गया, चलिए हम मेडिकल कराएंगे, दवाई कराएंगे, ये तमाम तरह की बातें करने लगे। और उनके पत्नी है कि मुन्नी बहुत मंचड़ हैं, वो जो है कि डंडा लेकर के आ गई। तो वहाँ से वो सब कुल्हाड़ी से पीछे से वार अंबिका कर दिए और भाई साहब का मार दिए, मौत हो गया और हमको भी मार दिए। 1/7/22 को रात्रि में बच्चा का दामाद मोटरसाइकिल से राजकुमार के घर के सामने से गुजर रहा था। उसी दौरान दोनों में आपस में बातचीत हुई। दौराने बातचीत बच्चा का परिवार तथा उसके साथी मौके पर आए और मारपीट शुरू हो गई। दौराने मारपीट घायल हुए व्यक्तियों को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर राजकुमार को चिकित्सक द्वारा मृत घोषित कर दिया गया है। इस दौरान थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध। शाहजहांपुर में जल जीवन मिशन में नौकरी के नाम पर ठगी का खुलासा हुआ है। पुलिस ने साउथ सिटी कॉलोनी में छापा मारकर 2 शातिरों को गिरफ्तार किया है, जो जल जीवन मिशन में नौकरी के नाम पर कई लोगों को चूना लगाकर लाखों की ठगी भी कर चुके हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से सैकड़ों जल जीवन मिशन की टी-शर्ट्स, डेस्कटॉप, प्रिंटर और फर्जी नियुक्ति के लेटरों के अलावा 2335 लोगों की लिस्ट भी बरामद की है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि ये सभी ठग लखनऊ के हजरतगंज में ऑफिस खोलकर कई जिलों के युवाओं से ठगी भी कर चुके हैं। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है और इस गैंग के दूसरे सदस्यों का पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है। इनके द्वारा ऐसा 11 जनपदों में इस तरह का कार्य किया जा रहा है, जिसमें से जो दुर्गेश है यही सारे अकाउंट्स अपने हैंडल करता है और इसके अब तक के जो इसके मुताबिक 3 अकाउंट्स हैं जिनमें करीब 44 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन है। हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी की पत्नी को जान से मारने की धमकी मिली है। दरअसल कमलेश तिवारी की पहले ही हत्या हो चुकी है। वहीं अब उनकी पत्नी किरण ने भी अपनी जान को खतरा बताया है। किरण तिवारी ने जानकारी दी है कि उनके घर पर उर्दू में लिखी चिट्ठी मिली है, जिसमें उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है और चिट्ठी में लिखा है कि जहां तुमने पति को भेजा था वहीं तुम्हें भी पहुंचा देंगे। 18 अक्टूबर 2019 को हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी की राजधानी लखनऊ में कट्टरपंथियों द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसके तर्ज पर बीते 28 जून को उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या की गई। और अब इस बीच हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी की पत्नी किरण तिवारी को एक धमकी भरा पत्र मिला है। उनको जान से मारने की धमकी दी गई है, उनके परिवार को मारने की धमकी दी गई है, जिसकी जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ किरण तिवारी जी मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे। मैडम, किस तरह की धमकी मिली और कब? ये लेटर हम नीचे जो है किसी डाक के द्वारा आया या फिर किसी के द्वारा आया, इसकी मुझे जानकारी नहीं थी, जबकि मेरे सुरक्षाकर्मी थे नीचे, उनको भी कोई शायद जानकारी नहीं हो पाई। तो ये नीचे लेटर रखा हुआ था, हमारा कार्यकर्ता आया, वो लेटर 2 दिन के बाद नीचे से लेकर के आया ऊपर। तो उसको मैंने देखा रखा था, उसमें कोई कहीं का कोई एड्रेस वगैरह नहीं था। उसके बाद मैंने उसको देखा, हमने कहा इसको देखिए तो ये कहाँ से लेटर आया है। उसने देखा तो उसमें जो है उर्दू में लिखा हुआ था पूरा लेटर। तो हमने कहा ये उर्दू में लिखा हुआ लेटर ये हमारे कोई व्यक्ति तो नहीं भेज सकता है। मैंने कहा ऐसा है, हमारा एक भतीजा भी यहाँ रहता है, उससे मैंने कहा इसको आप अपने मोबाइल से ट्रांसलेट करके दिखाइए ये क्या है। तो उसने दिखाया तो उसमें लिखा हुआ था यही सब कि तिवारी जी को मैंने मार दिया और इसको मैंने हमेशा समझाता रहा, लेकिन इसने समझ में नहीं आया, मैंने उसको मार दिया है और अब तुम्हारी बारी है, तुम्हारे परिवार की बारी है, अब हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जहाँ वो गया वहीं आपको भी हम भेजेंगे। ऐसा कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें बहुत कुछ है लिखा हुआ है। और अब बात करते हैं आगरा में ब्लॉगर मर्डर केस में नए खुलासे सामने आ रहे हैं। ब्लॉगर मर्डर केस में एक नया वीडियो भी सामने आया है। ये वीडियो ब्लॉगर की हत्या के बाद का है। वायरल वीडियो फ्लैट के अंदर का है। आपको बता दें कि ब्लॉगर रितिका के फ्लाइट से फेंक कर हत्या कर दी गई थी और वायरल वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि फ्लैट के हर कोने में सामान बिखरा हुआ है। बताया जा रहा है कि ब्लॉगर रितिका को 4 मंजिल ऊपर से फेंकने से पहले
फ्लैट के अंदर जमकर जद्दोजहद हुई थी। फ्लैट के अंदर की तस्वीरों को देखकर साफ तौर पर लग रहा है कि हत्यारों से रितिका ने दो हाथ किए थे और जिसकी वजह से फ्लैट का सामान बिखर गया है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। ब्लॉगर रितिका मर्डर केस में एक एक करके नए खुलासे हो रहे हैं। सबसे पहले रितिका की एक चिट्ठी वायरल हुई थी जिसमें फिरोजाबाद पुलिस पर सवाल उठाए गए थे। उसके बाद रितिका की पर्सनल डायरी का एक पेज भी वायरल हुआ था जिसमें अपने जीवन की संघर्ष की कहानी कही गई थी। अब आकर रितिका से जुड़ा हुआ एक वीडियो वायरल हुआ है और वो वीडियो इस फ्लैट नंबर 404 का है। इसी फ्लैट नंबर 404 में रितिका अपने लिव इन पार्टनर के साथ रहती थी और हत्या के बाद जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरह से फ्लैट के अंदर पूरा सामान बिखरा हुआ है। घरेलू जो सामान होता है पूरी तरह से फ्लैट के कोने कोने में बिखरा हुआ वीडियो में दिखाई दे रहा है। कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर यह है कि जो रितिका की हत्या हुई थी उस वक्त रितिका ने तमाम संघर्ष किया हुआ, क्योंकि जिस हिसाब से जो हालात है फ्लैट के, जो सामान। और आगे भी खबरें जारी, यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। और बात करेंगे कानपुर में हुए बिकरू कांड के 2 साल पूरे हो चुके हैं। इस मामले में जो भी आरोप है उन पर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस ने इस मामले में 80 एफआईआर दर्ज की थी जिसमें कि 62 आरोप पत्र दाखिल कर दिए गए हैं और 66 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। 54 लोग फिलहाल जेल में बंद है और इसके अलावा विकास दुबे, जयकांत वाजपेयी और विष्णुपाल की 70 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई है। अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए कानपुर जोन में विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद से ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई। क्या कार्रवाई हुई जानने के लिए एडीजी भानु भास्कर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कार्रवाई हुई? अभी तक से लगभग हमारे पास 80 एफआईआर में 62 में हम लोगों ने चार्जशीट कर दिया है। 67 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं जिसमें से वर्तमान में 54 लोग जो है जेल में। इसके साथ जो ट्रायल्स हुआ है उसमें जितने 62 केसेस में चार्जशीट किए हैं सभी में आरोप तय हो चुका है। उसमें 39 केसेस में चार्ज फ्रेम हो गया है और एक में सारा अभियोजन साक्षी का पक्ष जो है वो कंप्लीट हो चुका है साक्ष्य। इसके साथ हम लोग पूरे केस में 3 गैंगस्टर एक्ट में लगभग 36 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। 30 शस्त्र निरस्तीकरण की कार्रवाई हुई है और 5 एनएसए की कार्रवाई हुई है। 14 एक गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत विकास दुबे के खिलाफ 67 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है। जयकांत वाजपेयी की लगभग 3 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है और विष्णुपाल की लगभग 70 लाख की संपत्ति जब्त हुई है और ये कार्रवाई निरंतर प्रचलित है। सर, जिस प्रकार से इनके बाकी लोग अभी एब्सकॉन्ड चल रहे हैं, आपने कहा 80 मुकदमे चल रहे हैं, 62 बाकी 18 मुकदमों में कैसे उन तक पहुंचेंगे और उनको कब तक वाइंड अप किया जाएगा, और क्या इस पर्दे के पीछे भी और तमाम हाथ हैं? इस पे लगातार कार्रवाई चल रही है। इसमें जो विवेचना की प्रगति बची हुई है 2-3 केसेस में, उस पर काम चल रहा है। फोकस हमारा इस वक्त जो है ट्रायल पे है और साथ में इनकी जो अवैध संपत्तियां जो इन्होंने अर्जित की है उसको जो है सरकार में जब्त करके उसको गैंगस्टर एक्ट के तहत जो है करना कार्रवाई। तो आपने देखा हमारे साथ एडीजी भानु भास्कर हैं जिनका साफ कहना और मानना है कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे और 14 एक की जो कार्रवाई है ताबड़तोड़ जारी रहेगी। बाकी बचे केसेस में भी शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। और यहाँ रुकिए एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। शासन ने किसान निधि योजना का लाभ